नमस्कार, मैं पंकज द्विवेदी मुकेश स्मृति से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज तारीख है 13 फरवरी 2022 और मेहमान है शहर की बहुत बड़ी शख्सियत श्री रतन राठौर साहब। रतन भैया, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप बहुत बढ़िया स्टेज के आर्टिस्ट हैं, सिनेमा के बहुत चर्चित कलाकार हैं, संगीत प्रेमी हैं, कला प्रेमी हैं, फोटोग्राफर हैं, घुमक्कड़ हैं। भैया, इन वेरी सिंपल वर्ड्स कि एक मोबाइल में आपने इतने सारे सिम कैसे डाल रखे हैं, जरा ये बताइए। ये बताएं जी। इससे पहले हम आपको ये बता दें जी जी, आपने इनका नाम लिया रतन। जी जी जी, इनका वास्तव में नाम है नवरत्न। क्या बात है, well said, वाह। और ये यकीनन जी 9 अलग अलग विधाओं के महारथी हैं। क्या बात है जी। वो चाहे ऑयल पेंटिंग हो, वो चाहे वाटर पेंटिंग हो, जी वो चाहे कमर्शियल आर्ट हो, जी वो चाहे शौकिया आर्ट हो, जी वो थिएटर हो, जी वो फिल्म हो, वो टीवी सीरियल हो, उनका लिखना हो, उनको शूट करना हो, उनको डायरेक्ट करना हो, उनको एक्ट करना हो। जी, तो ये 9 अलग अलग विधाओं का जो महारथी हुआ, जी वो आज की तारीख में आपका रतन राठौर है, हमारे युग का नवरत्न है। रतन भैया जो है कानपुर की शान है और जितने नवरस या नवरत्न जो पापा जी कह रहे हैं, जो भी ये चीजें हैं, इस सबसे बढ़कर है कि ही इज वेरी जेंटल पर्सन। और कला के ऊपर ये चीजें तो सोने पे सुहागा है कि आदमी कलाकार भी है और विनम्र भी है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, ये सोने पर सुहागा। तो रतन भैया से मुखातिब होते हैं और पूछते हैं कि ये सब कैसे शुरुआत हुई। इन शॉर्ट सबसे पहले तो ये बताइए माता पिता के बारे में, और ये रतन नाम आपको उन्होंने किसने दिया? सर, बड़ी ही इमोशनल कहानी है हमारी। जी प्लीज। हमारा जब जन्म हुआ तो स्थितियां ऐसी थी कि हमारे मदर फादर को कोई भी संतान नहीं थी। जी। जब मेरा जन्म हुआ तो इत्तेफाकन हमारे फादर का एक्सीडेंट हो चुका था, उनकी दोनों आंखें जली गई थी। जी। तो ही वॉज टोटली ब्लाइंड। तो उन्होंने मुझे टटोल कर देखा। और ये कानपुर में जो बड़े चौराहे के पास हॉस्पिटल है, जिसको बड़ा अस्पताल हम बोलते हैं, जी उसला हॉस्पिटल, उसमें जब उसको गोद में रख करके नर्स ने हमारे फादर के हाथ में दिया, जी, तो टटोया उन्होंने, उनको टटो के देखा, उनकी आंखें भर आई। तो नर्स जो थी वो इंग्लैंडियन थी, तो उसने कहा कि अरे बाबू, आप रोता क्यों है? अच्छा, आपको तो नौरतन जैसा बच्चा पैदा हुआ। वाह वाह वाह, ये नाम मेरा उस नर्स का दिया। वाह वाह, तो क्या बात है, ये एक नई बात आज हम लोगों को पता चली है जी। तो ये नौरतन नाम उसी का। और भैया, जो इतनी विभिन्न कलाओं के चर्चा हम लोगों ने की कि आपके अंदर हैं, तो सबसे पहले आपको घुमक्कड़ी या फोटोग्राफी या संगीत या स्टेज या सिनेमा, सबसे पहले आपको किस चीज ने प्रभावित किया, किस तरफ झुकाव हुआ आपका? चूंकि मैं अकेला था, इसलिए घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। जी। और चूंकि फादर के साथ ये ट्रेजेडी थी, तो इसलिए उनका इकलौता बेटा कहीं दर उधर भटक भी नहीं सकता था, न जा सकता था, न कंचे खेल सकता था, न गुल्ली डंडा खेल सकता था, जी, न कड़को पड़को, कुछ नहीं। ज्यादा मैं पढ़ता था, कमरे में बंद रहता था। जी। उस बंद कमरे में कला जागृति हुई और बचपन से मैं स्केचिंग करता था। अच्छा अच्छा। तो ये स्केचिंग ने ही मुझे आर्ट की तरफ बढ़ाया। और बढ़ते 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 क्योंकि आर्ट के अंदर तमाम विधाएं हैं जी, पोस्टर कलर भी होते हैं और वाटर कलर भी होते हैं, जो बच्चे स्कूल में पहले शुरू में काम करते हैं जी। तो ये तमाम चीजें, तमाम विधाएं हुआ करती थी। और आप सुन करके हैरत करेंगे कि कोई जमाना ये था कि आप जहां मैं बैठा हूं, इस घर के ठीक सामने जी जी जी। एक श्रीवास्तव साहब की आर्ट की दुकान हुआ करती थी।
अच्छा जी, अच्छा अच्छा हाथे के नुक्कड़ पे। शराब के ठेके के बगल में अच्छा अच्छा वो जी जो ड्राइंग का सामान मिलता है। ड्राइंग का सामान मिलते हैं। जी, जी, तो मैं उनसे कलर, ब्रश जी। और वाटर कलर छोटा सा आगे काउंटर लगा होता था शीशे का, मुझे याद है। मैं जी उनसे जी ले जाता था। जी जी अब वो श्रीवास्तव थे या सक्सेना थे, इसमें कुछ जी 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 जी। मैं उनसे ले जाता था मटेरियल अच्छा अच्छा और वो मैं वर्क किया करता था। तो ये ईश्वर की कृपा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद हुआ कि जो ये शुरू हुई विधा। जी उसके बाद मैं थिएटर से बहुत इम्प्रेस था। वो यूँ था कि मैं, चूंकि हमारा जन्म नालिया बाजार में हुआ, धोबी महल जिसको बोलते थे पहले, जी जी अब वो उसका नाम राजेंद्र महल कर दिया गया, जी बंगाली महल के बगल में है। तो बचपन से ही मुझे शौक था थिएटर का, जी तो मैं रामलीला देखने जाता था। जी और उस जमाने में कैलाश मंदिर में रामलीला बहुत होती थी, जी जी तो मुझे वो देखने का बड़ा शौक था। उसी के अंदर जिज्ञासा होती कि मैं भी ये करूँ, ऐसे सजा धजा बनूं। अच्छा अच्छा तो सबसे पहले सबसे पहले जी यानी पर मैं बता रहा हूँ, जी मैंने एक प्ले किया, उसका नाम था रुक्मणी मंगल, जी। और उसमें मैंने कृष्ण का किरदार किया था। अच्छा। मेरी उम्र 12 साल, वाह 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 जी, क्या बात 12 है। साल की आयु से मैंने थिएटर शुरू किया है। जी जी तब से फिर धीरे 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 आगे बढ़ा, जी और फिर प्रतिध्वनि संस्था में विजय दीक्षित से मेरी भेंट हुई। जी तो वो भेंट भी बड़ी अजीबो गरीब थी। जी ये सब लोग बहुत चमकते हुए सितारे थे और मैं तो कुछ था ही नहीं। जी लेकिन जब उन्होंने हमारी पेंटिंग वेंटिंग देखी तो बड़े चौंके कि अरे ये सब इस आदमी के अंदर, जी। लड़के के अंदर। जी। तो इन्होंने पहला प्ले हमको दिया छतरियाँ। अच्छा छतरियों में मैं काम नहीं दिया, अच्छा छतरियों प्ले में जोड़ा। जी तो मैंने कहा मैं इसका सेट बनाऊंगा। अच्छा अच्छा मैंने बनाइए। तो जब मैंने सेट बनाया तो ईश्वर की अनुकंपा हुई, जी और पूरी अकादमी में, जी संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश जी में कम से कम 50 नाटक अलग अलग जगह पर होते थे। जी और वो जब फाइनल उसका जजमेंट होता था तो रविंद्रालय में फाइनल होता था। जी। उसमें मुझे बेस्ट सेट डिजाइनर का अवार्ड मिला। अच्छा अच्छा वाह और सरिता करके मैगजीन आती थी, हाँ, सरिता मुक्ता। जी सरिता में वो छपा है और आज जी। मेरे पास रखा जी हुआ है, जी जी जिसमें मैं संगीत नाटक अकादमी की तरफ से पहली अच्छा बार अच्छा, अवार्ड वाह वाह जी तो इससे मेरी थिएटर में शुरुआत हुई। जी जी। फिर उसके बाद धीरे धीरे नाटक में। भैया, जैसे विजय जी को लेकर आपने बताया कि आप उनसे पहली मुलाकात हुई, बगल में कानपुर की एक और अजीम शख्सियत आदरणीय श्री विनोद पांडे जी विराजमान हैं, तो जो कि हमारे फादर इन लॉ पापा जी भी हैं। तो पापा जी से आपकी भेंट का आपको उसी कुछ- दरमियान। अच्छा अच्छा हाँ, और क्या ये भेंट उसी दरमियान की है, जी, ये जी, बाद की नहीं है, जी, बचपन के ही ये है। बचपन की ही है हमारी अच्छा मुलाकात। अच्छा हाँ। जी। तो क्या आप लोगों ने मतलब धरती पर अवतरित होने से पहले ही तय कर रखा था? देखो, वही कुछ नहीं जानता कि आज इससे कैसे मिलता है। जी। इसमें एक चीज हम तुम्हें जो और जी। बढ़ावे तुम्हारे ज्ञान को, जी प्लीज। कि उस दौर में मतलब पूरा मोहल्ला एक घर होता था। जी मतलब उसमें ये फर्क नहीं होता था कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान है, जी, जी। कि ये ब्राह्मण है कि ये ठाकुर है, कि मतलब हम किसी के भी घर चले जाते थे, हम्म। जिसके घर जाते थे उसके घर खाते थे। जी वही अपना घर हो जाता था। जो मेरा कोई दोस्त आ गया तो वो मेरे घर में भी उसका वही स्वागत है। जी तो वो दौर था कि जब ये फर्क नहीं होते थे। जी जी। वो फर्क अब भी नहीं है हम लोगों की जो नहीं, हम लोगों में नहीं है, बिल्कुल वो हम अभी भी हमने नहीं है। रतन भैया आपको कहना चाहेंगे कि कई बार हमारी और पापा जी की जब मिस्टर नोट जब कभी हम लोग आपस में बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं तो मैंने देखा कि आपको बेइंतहा याद करते हैं, और जब कभी हमारी आपकी बातचीत हुई तो हमने ये देखा कि जितना वो आपको याद करते स्नेह करते उतना ही आप उनको रिगार्ड देते हो, रिस्पेक्ट ये देते हो। शुरू से रहा भैया, जी ये अभी से नहीं हो गया है। हाँ हाँ ये देखिए ऐसा था कि जब मैं प्रतिध्वनि से जुड़ा, जी। सारे लोगों से जुड़ा, जी। विनोद भैया से भी जुड़ा, हम्म। तो भाई उम्र में हमसे बड़े हैं, जी रिस्पेक्टिव है, जी और हमसे पहले से काम भी कर रहे हैं, जी। तो हमें आदत करना है तो लाजिमी है, हमारा फर्ज क्या बनता है। बात है। जी तो वो मैं शुरू से ही करता चला रहा जी, हूँ, जी। और आज भी वही बात है। जी जी आज भी अगर किसी महफिल में हम मिलते हैं या थिएटर में मिलते हैं या शो में मिलते जी। हैं तो ऐसा नहीं कि वहां पर हमको सम्मानित किया जा रहा है तो हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। नहीं ऐसा सवाल ही नहीं नहीं हो होता, सकता। ऐसा होता ही नहीं। और आप लोग जो ये करते हैं, जो आप लोग का ये परस्पर स्नेह है, अपनापन है,
इससे हम लोग इंस्पायर होते हैं। नहीं सर, ये ऐसी चीज है, मैं आपको बता दूं, जी। ये दौलत है हमारी। जी जी विनोद पांडे जी हमारी दौलत है। क्या बात आप है। बात समझ वेल सेड सर, वेल सेड। जी देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मुकेश जी के लड़कों ने मुकेश जी के बारे में उतना नहीं सोचा जितना आपने सोचा। जी जी तो उनकी दौलत आप है जी, और आपकी तिजोरी में मुकेश जी है। क्या बात है। इतनी बड़ी चीज है ये। दोस्तों, जब रतन भैया मुकेश जी के बारे में कह रहे हैं, मैं अपना फर्ज समझता हूँ एक पुरानी घटना को याद करके रतन भैया को और एक तरह से उसका श्रेय देने का प्रयास कर रहा हूँ। विनम्र प्रयास है कि मुकेश स्मृति के हर कार्यक्रम में आदरणीय रतन भैया को मैं निजी रूप से बुलाना, उनका सम्मान करना मंच पर, ये मेरी एक आदत में रहा। तो एक कार्यक्रम में रतन भैया ऐसे बैठे हुए थे और पूरा हॉल, यूजुअली हमेशा हॉल फुल होता है, पैक्ड होता है, और एक भी चेयर नहीं खाली थी। अचानक रतन भैया ने ये गौर किया कि एक बुजुर्ग मुकेश जी के चाहने वाले वहाँ पे उनका आगमन हुआ है। उनके लिए रतन भैया ने अपनी चेयर छोड़कर हॉल की वॉल से सट के खड़े हो गए कि डिस्टर्बेंस भी ना हो देखने के लिए, और अपने लिए अपनी चेयर उन्होंने उन बुजुर्ग संगीत प्रेमी के लिए छोड़ दी। मैं मन से इस घटना को देख रहा था और मुझे ऐसा लगा उस समय, मेरे अंदर जो फीलिंग हुई कि हम लोग इतने दिनों से सब प्रयास कर रहे थे मुकेश जी के कार्यक्रम के लिए, वो जो मुकेश जी उस समय, जो मेरे मन में जो फीलिंग आई कि मुकेश जी मेरे लगातार उतने प्रयासों से नहीं प्रकट हुए होंगे जितना रतन भैया ने जब अपनी चेयर छोड़ दी दूसरे के ऑनर के लिए, दूसरों को सम्मान देने के लिए। उस घटना से मुकेश जी जरूर वहाँ पर हाल में उपस्थित हुए होंगे। तो मैं उस घटना के लिए बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुकेश स्मृति की जो भावना है उसको आपने कितनी खूबसूरती से आपने वहाँ प्रेजेंट किया था। देखिए सर, बड़प्पन है आपका। मुकेश जी जैसा व्यक्तित्व विश्व में एक बार आता है, ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। और मुकेश जी सशरीर जो भी थे, लेकिन आत्मिक रूप से वो माँ सरस्वती का ही आशीर्वाद थे। वो प्रोग्राम चूंकि हमारा प्रोग्राम था और हम ससम्मान सीट पे बैठे हुए थे, एक बुजुर्गवार जो हमारी उम्र से काफी उम्र दराज थे, वो अगर आए थे तो वो इसीलिए आए थे कि मुकेश जी उनके अंतर्मन में कहीं ना कहीं तो बसते थे जी। तो जो व्यक्ति किस तरीके से चल चला के यहाँ तक पहुंचा, तो क्या हमारा फर्ज ये नहीं बनता जी कि हम उनको सम्मानित करें और उनको बिठाएं? जी तो ये कोई हमने बहुत बड़ा काम नहीं किया था। जी। ये मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ क्या बात है। कि आर्ट तभी जिंदा है जब उसके चाहने वाले जिंदा हैं। जी, आर्ट अपने आप में भी जिंदा है और उनके चाहने वालों के जरिए भी जिंदा है। हम लोगों ने अभी रतन भैया से बहुत चर्चा की मुकेश जी के गीतों पर, राज साहब की बातें हुई, राज कपूर जी की यादों को करा, मेरा नाम जोकर के कई सीन्स रतन भैया ने हम लोग को रिक्रिएट करके दिखाए, उनको हम लोग को पूरा विजुलाइज कर दिया और बहुत सी खूबसूरत उनके एंगल, उनकी बातों को, उन तथ्यों को याद दिलाया। तो हम रतन भैया से ये जानना चाहेंगे कि राज साहब से आपका जुड़ाव और उनकी खूबसूरत फिल्में के कभी कुछ उनके बारे में, उनकी शान में, राज साहब के बारे में कुछ आप याद दिलाइए। आप ये सब वैसी चीजें हैं ना जिनके लिए पूरा जीवन बहुत कम है अगर कहना शुरू किया जाए। जी राज कपूर साहब हुए, शैलन जी हुए, या उनकी टीम में शंकर जयकिशन जी हुए, ये सब भगवान के भेजे हुए दूत थे। ये अपने आप में गंधर्व है सब। जी, इनकी क्या चर्चा हम करेंगे, हमारे पास शब्द ही नहीं हो पाएंगे। सही बात है। इनकी कल्पनाएं, इनकी सोच, इनकी दृष्टि इतनी शार्प रही है कि जो आज समाज के लिए इतनी बड़ी चीजें छोड़ के गए हैं कि जिसको जितने हजार बार आप देखें आपको नहीं लगेगी। क्या बात है। बशर्ते नजर चाहिए। जी तो राज कपूर साहब तो अद्वितीय चीज से, इनका जैसा हो पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चाहे इनकी फिल्म आवारा हो और चाहे मेरा नाम जोकर हो, वो कोई ना कोई मैसेज जरूर देके जाती रही और उसके अंदर क्रिएशन रहा है और तकनीक रही है जो आने वाले बच्चों को अगर फिल्म मेकिंग का शौक है, राइटिंग का शौक है, म्यूजिक का शौक है, गाने का शौक है, तो इन लोगों की पिक्चरों को देखे और इनको सीखे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। जी जी। इसके अंदर आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। जी। ये वो चीज है।
और जो दोस्ती इन लोग की थी, जो बॉन्डिंग थी, खासतौर से मुकेश जी और राज साहब को तो कहा जाता था कि ये शरीर भले ही दो हैं लेकिन जान या रूह या आत्मा एक है। मुकेश जी की डेथ के बाद राज साहब ने कहा कि मैं तो अब सिर्फ शरीर रह गया, मेरी रूह तो चली गई है, मैंने अपनी आवाज़ खो दी है। तो मुकेश जी का जो आपको गीत बहुत मन को छूते हो, कभी अकेले में फुर्सत में आपको उनको गुनगुनाने का मन करता हो, ऐसे कोई गीत? मैं इसके बारे में सबसे पहले आपको एक बात ही बता दूं जी कि जब मेरी समझ नहीं थी जी म्यूजिक के बारे में, जी लेकिन ईश्वर ने जो कान दिए हुए हैं वो मीठा सुनने के लिए दिया है, आंख सुंदर देखने के लिए दी है, जी नाक खुशबू को सूंघने के लिए दी है, देख रहे दोस्तों, ये है कला प्रेमी की पहचान। और जुबान स्वाद के लिए दी है। जी इसी तरीके से जी मेरे कानों में पता नहीं क्यों जी मैं हर सिंगर की बड़ी तारीफ करता हूँ, दिल से चाहता हूँ, उनको सम्मानित करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत मीठे जी और बहुत दिल को छूने वाले जी। अगर कोई लगता है तो मुकेश जी लगते क्या बात है। जी जी हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हमसे कोई पूछे कि भाई तुमको हीरो कौन अच्छा लगता था, जी। तो मैं आंख बंद कर कहूंगा धर्मेंद्र जी। अच्छा अच्छा। इतना खूबसूरत व्यक्ति मुझे ऐसा अंदरूनी सूत्रों से पता चला कि आपके धर्मेंद्र जी से बड़े निजी रिश्ते थे। रहे बहुत जी, क्लोज जी, रहे। जी, मैं जी। क्योंकि वहां पर डिजाइनर था जी जी। और फिल्म बगावत मैंने डिजाइन करी थी अच्छा अच्छा और अच्छा। उसके वो हीरो थे। जी शायद ये जेपी दत्ता साहब की थी बनाई? नहीं, हाँ। ये सागर साहब का अच्छा, अच्छा। नटराज स्टूडियो के अंदर कई ऑफिस थे, अच्छा अच्छा। जिसमें एक सागर साहब का ऑफिस था जी। और उसके सामने नाम मैं भूल रहा हूँ वो था। ये कई डायरेक्टर वहां, हाँ शक्ति सावंत भी वहीं पर थे। अच्छा। तो इन सब के यहाँ हमारा उठना बैठना था और खासतौर सागर साहब में मैं काम करता था एज ए डिजाइनर, अच्छा अच्छा तो वहां मेरी भेंट हुई। अच्छा अच्छा। तो वहां बड़ी आते रहते थे बड़ी हद तक। तो मैं अगर मुझसे कहा जाए जी। कि भाई हीरो, तो मेरे मुंह से निकल जाएगा वही। अच्छा, धर्मेंद्र जी को और मुकेश जी को लेकर एक बड़ा खूबसूरत किस्सा मुझे याद आ गया आपकी बात से, कि जब धर्मेंद्र जी नए नए थे और अपनी फिल्मों को पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो शायद ये मुकेश जी से मिलने, इनको ये पता चला धर्मेंद्र जी को कि मुकेश जी फलाना स्टूडियो में आज रिकॉर्डिंग करने आ रहे हैं और मुकेश जी से मिलकर शायद कुछ काम बन जाए। इस सिलसिले में धर्मेंद्र जी पैदल चलकर उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक पहुंचे और बाय चांस मुकेश जी ने उस दिन किसी वजह से रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी या रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई। बाद में इस बात का जिक्र धर्मेंद्र जी ने एक इंटरव्यू में किया कि अपने स्ट्रगल डेज को लेकर, और मुकेश जी ने उस इंटरव्यू को सुना तो धर्मेंद्र जी को फोन करके उस बीती हुई घटना के लिए खेद जताया कि मेरी वजह से एक स्ट्रगलर को उस दिन और ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो ये ग्रेटनेस है जो निसंदेह धर्मेंद्र जी भी बहुत बड़े कलाकार हैं। और हम लोग रतन भैया से पूछते हैं कि कई आपके अभी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, आप वेब सीरीज में कब आ रहे हैं? भैया ये कुछ ईश्वर की कृपा है मेरे साथ कि वेब सीरीज बहुत कम मुझे मिलती है, मुझे फिल्में ज़्यादा मिलती हैं जी। और ये मैं सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में। और फरवरी लास्ट में और मार्च में जी मेरे पास 2 फिल्में हैं, जी। तो ईश्वर की कृपा रही तो मैं इस फिल्मों को शूट करने जा रहा हूँ। वाह वाह, हम लोग की सबकी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। और सबसे अंत में दोस्तों, रतन भैया आज मुकेश स्मृति में पधारे हैं, तो निश्चित रूप से मुकेश स्मृति के बारे में अभी जो भी कलेक्शन वगैरह देखा, गरिमा से कैमरे के पीछे अजय हैं और मैं पंकज द्विवेदी, हम सब लोगों से मिलकर मुकेश स्मृति का जो भी संग्रह भैया ने देखा उस बारे में भी विचार जानते हैं। भैया से आपको कैसा लगा? मैंने अभी आपके सामने अपने एक मित्र से अपना परिचय और इस जगह का परिचय देते हुए संबोधित किया कि मैं एक मंदिर में बैठा हूँ जी। तो ये मुकेश स्मृति जो है, ये दीवारें जो 4 खड़ी हैं, ये कमरा नहीं है। जी 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 इसमें मुकेश जी की आत्मा बसती है। वो कैसे बसती है मैं आपको बताना चाहूंगा। जी जी मनुष्य के शरीर में अपनी एक ऊर्जा होती है, उसका एक आभा मंडल होता है, उसके अंदर कई चीजें हैं जिसमें उसका तेज भी है, उसका स्वर भी है। वो स्वर तुमने कैद कर रखा है जी और इस मंदिर में जी वो प्रतिष्ठित है जी। इस जगह में, इसलिए मैंने इसको मंदिर कहा। आपका बड़प्पन है भैया। और माँ सरस्वती का ये आशीर्वाद है कि मुकेश जी की आवाज
उनकी तरह तरह की वैरायटी जी आपके पास है और आप उसको संजोए रखे हुए हैं। सब आप तो लोग आप यहाँ के पुजारी हैं जी और ये वो मंदिर है, जी ये मैं कहना चाहूँगा। शुक्रिया भैया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका आशीर्वाद है हम लोगों के साथ। और रतन भैया एक रोशन मीनार है कानपुर में, जिनको हम लोग देखते हैं तो भले वो अंधेरी रात हो अमावस की, लेकिन जब उस रोशन मीनार को देखिए तो अपने आप रास्ता दिखने लगता है, राह सुझाई देने लगती है। तो हम एक बार फिर से रतन भैया का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आगे फिर हम लोग ऐसे डिस्कशन करेंगे और बैठेंगे। अवश्य अवश्य अवश्य। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।